food chain is nothing but the chain of organisms existing in any natural community. Chain of organism existing in any natural community through which energy and nutrient is transferred. जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा इसके लिए, जैसे ये ग्रास है, ये ग्रास है, ठीक है। तो ग्रास इज इटन बाय ग्रास हॉपर, grasshopper is eaten by the frog, a frog is eaten by snake, a snake is eaten by hawk or eagle और पीकॉक, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप चेन, ये ग्रास ऊपर ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है। ग्रास ऊपर के ऊपर डिपेंड है फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है स्नेक, स्नेक के ऊपर डिपेंडेंट है हॉक। तो ये जो चेन है इंटरडिपेंडेंसी की फॉर द पर्पज ऑफ फूड, इस चेन को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अगर दूसरी अगर चेन हम देखेंगे, जैसे कि ओशन है, दिस इज ओशन, ओशन एंटायर कॉलम ऑफ वाटर इन द ओशन, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन है, दिस इज द फाइटोप्लैंक्टन। ये टॉप 200 मीटर जो है, अपर 200 मीटर पार्ट ऑफ द ओशन सरफेस और ओशन वाटर, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ सन एनर्जी अवेलेबल है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, यहाँ न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है, और ऑक्सीजन की भी यहाँ जो है ऑक्सीजन अच्छे क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है, ये तीन चीज अपर पार्ट ऑफ द ओशन में अवेलेबल है। तो यहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जैसे कि अलगी, वी नो दिस अलगी, राइट। ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को का इस्तेमाल करके जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, बायोमास में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले होते हैं जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जैसे क्रील हो गया, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो गए, ठीक है, स्मॉल क्रस्टेशियंस या जेलीफिश हो गए, ये जूप्लैंक्टन है। तो जूप्लैंक्टन को खाने वाले कौन है, फिश है, फिश, लार्ज फिश, और फिश आर इटन बाय ईगल और हॉक और व्हेल, ठीक है। तो ये भी एक चेन है, यहाँ जो प्लांक्टन डिपेंड है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर, फिश डिपेंडेंट है जो प्लांक्टन के ऊपर, ईगल हॉक और व्हेल डिपेंडेंट है ऑन द फिश, ठीक है। तो ये एक चेन है, राइट। तो इस फूड के लिए जो चेन बना है, फूड फूड ऑन द बेसिस ऑफ फूड जो चेन बना है उसको फूड चेन बोलते हैं। तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हमें फूड चेन दिखेगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फूड चेन दिखेगा, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, या हमारा जो क्रॉप लैंड होता है, क्रॉप फील्ड होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड, जहाँ हम वीट राइस को ग्रो करते हैं, वो भी एक फूड चेन है। वहाँ भी जैसे कि वीट है या राइस है, उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे स्मॉल स्मॉल बर्ड्स, या उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहेगा स्नेक्स, एंड स्नेक के ऊपर डिपेंड रहेगा दोज हॉक एंड अदर लार्जर बर्ड्स, राइट। तो ये फूड चेन अलग अलग इकोसिस्टम में हमें फूड चेन दिखेगा, और स्पीसीज का जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो फूड इकोसिस्टम के हिसाब से वैरी करेगा। देखिए ग्रासलैंड में अलग स्पीसीज रहेंगे, फॉरेस्ट में अलग रहेंगे, फ्रेश वाटर में अलग फूड चेन रहेगा, सॉल्टी वाटर में अलग फूड चेन रहेगा, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम जो है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या सॉल्टी वाटर इकोसिस्टम और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये जो अलग अलग इकोसिस्टम है, ये सारे इकोसिस्टम में क्या रहेगा, उनका उनका क्या रहेगा, फूड चेन रहेगा। मतलब डिपेंडेंसी रहेगी फूड के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, एनिमल्स की, प्लांट्स की, एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी, इसको बोलेंगे फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रासलैंड में ग्रास रहेगा, ग्रास हॉपर रहेगा, grasshopper eaten by the frogs, frogs will be eaten by the snakes, and snakes will be eaten by the hog. लेकिन grass will also be eaten by the rabbit, right? Rabbit, snake eats rabbit as well as rat, as well as other small birds, ठीक है। तो snake will be eaten by hawk as well as eagle as well as peacock। तो यहाँ जो है एक स्पेसीज अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड है फूड एंड न्यूट्रिएंट के लिए। मतलब अलग अलग जो फूड चेन है, जो सिंपलेस्ट फूड चेन है, इसका अगर हम नेटवर्क बनाएंगे तो जो इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट जो फूड चेन है, नेटवर्क ऑफ सच फूड चेन को फूड वेब बोलते हैं। तो फूड वेब इज नथिंग बट
बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड वेब इज अ फूड चेन, और फूड चेन मल्टीपल फूड चेन्स का जब हम इंटरलिंक एस्टेब्लिश करेंगे उसको फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो फूड वेब जो है कॉम्प्लेक्स होता है और फूड वेब जो है सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि एक स्पेसीज जैसे स्नेक सिर्फ रैबिट नहीं खाएगा, वो फ्रॉग भी खाएगा, रैट भी खाएगा। ठीक है, इवन स्मॉल एनिमल्स भी खाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पीसीज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल, प्रे बेस बहुत डाइवर्स है, तो इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स को हम फूड वेब बोलते हैं। अभी नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन जिस ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड सप्लीमेंट्री फूड चेन। ग्रेजिंग, इसको ग्रेजिंग फूड चेन बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एटोट्रॉप हेटरोट्रॉप क्या होते हैं। एटोट्रॉप मतलब ऐसे स्पीसीज जो खुद का फूड खुद बनाते हैं सन का इस्तेमाल करते हैं। एटोट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। इस नरिशमेंट को हम फूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एटो मतलब जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है नरिशमेंट के लिए। ये कौन है? ये प्लांट है और ग्रास है। ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट को हम बायोमास बोलते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ऐसा फूड चेन जिसमें फूड चेन की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्लांट रहेगा, एंड ग्रेजिंग आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स। तो फूड चेन वेयर द फर्स्ट कंज्यूमर्स आर ग्रेजर्स, ऐसे फूड चेन को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन मतलब ऐसा फूड चेन जिसमें जो चेन की स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्रिटस फूड चेन क्यों बोलते हैं? व्हाट इज मीन बाय डेट्रिटस फूड चेन? सेम डेफिनेशन आप यहाँ लगाओगे, सिमिलर डेफिनेशन लगाओगे। जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन में चेन की शुरुआत होती है ग्रेजिंग एनिमल से। डेट्रिटस फूड चेन में चेन की शुरुआत होगी ऐसे एनिमल से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, डेड प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीसीज, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए। डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के ऊपर क्या करेंगे? ये डिपेंड रहेंगे। जैसे वल्चर ले लो, वल्चर क्या करेगा? डेड एनिमल टिश्यूज भी नो खाता है, राइट? तो इसको बोलते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। अर्थवर्म हो गया, स्नेल्स हो गए। ठीक है, तो ये स्पीसीज क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज पे वो डिपेंड रहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसको जिसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री फूड चेन में हम रखेंगे पैरासाइटिक एनिमल्स। जैसे कि एक ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे लीव्स है, ऑन विच बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस ट्री फॉर फूड, सीड्स एंड ऑल, राइट? ये बर्ड के ऊपर ऐसे कुछ पैरासाइट्स रहेंगे जो उसके ब्लड को सक करेंगे। ठीक है, तो ये फूड चेन इन विच द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम दिस पैरासाइटिक एनिमल्स। ये बर्ड है, बर्ड के ऊपर पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स के ऊपर और कुछ और पैरासाइट्स रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया रहेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। ठीक है, तो ऐसे फूड चेन को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री फूड चेन बोलेंगे, नहीं तो पैरासाइटिक फूड चेन बोलेंगे। तो हमने देखा फूड चेन का मतलब क्या होता है, फूड वेब का मतलब क्या होता है। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड सप्लीमेंट्री फूड चेन। अभी हम देखते हैं स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी पार्ट ऑफ दिस फूड चेन्स। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी के कंपोनेंट क्या है। किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम को स्टेबल तभी बना सकते हैं अगर वहाँ पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के ऊपर सारा सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है तो। ठीक है, जैसे जैसे हम फूड चेन की बात करेंगे, जैसे ग्रास है, ग्रास इज इटन बाय ग्रास, दिस इज द ग्रास इज इटन बाय ग्रास होपर इज इटन बाय द बर्ड, सॉरी फ्रॉग, फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक। ठीक है, अगर यहाँ ग्रास होपर इलिमिनेट हो गया या फ्रॉग इलिमिनेट हो गया तो स्नेक को कुछ खाने नहीं मिलेगा, राइट? तो इट विल ऑल्सो डाई नेचुरल डेथ बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड।
तो ये अनस्टेबल है सिस्टम, पूरा सिस्टम बिगड़ अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ग्रास के ऊपर अगर खाने वाले ग्रास ऊपर है, सर्टन अदर इंसेक्ट्स है, ठीक है, देन फ्रॉग आल्सो ईट्स इंसेक्ट्स एज वेल एज दिस ग्रास ऊपर, देन स्नेक ईट्स फ्रॉग, और इसको खाने वाले ग्रास खाने वाले रैबिट भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर ग्रास ऊपर एलिमिनेट हो गया तो स्नेक एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि स्नेक रैबिट खाएगा, ठीक है। तो ये फूड वेब, जैसे मैंने बताया था, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को फूड वेब बोलते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी के मामले में अगर देखेंगे, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर डिस्कस करेंगे, तो फूड चेन उतना स्टेबल नहीं है, इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि पर्टिकुलर स्पीसीज अगर बिकॉज ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजन अगर वो एलिमिनेट हो चुका है, जैसे ग्रास ऊपर एलिमिनेट हो गया, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट स्पीसीज है वो भी दे विल आल्सो डाई, तो ये अनस्टेबल है। और क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वो सिंपलिस्टिक है। लेकिन आप फूड वेब देखेंगे तो ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि डाइवर्सिटी है, स्पीसीज का जो कंपोजिशन है काफी डाइवर्स है। इसकी वजह से पर्टिकुलर स्पीसीज अगर अफेक्ट भी हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स और बिकॉज ऑफ सर्टन नेचुरल कॉजेज, तब भी इकोसिस्टम विल रिमेन देयर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो फूड वेब ज़्यादा स्टेबल है, और बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। फूड वेब उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन स्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल लेंगे विद और क्रॉप लैंड। क्रॉप लैंड में हम क्या ग्रो करते हैं? व्हीट या राइस ग्रो करते हैं। लेकिन जब व्हीट या राइस या कॉटन के ऊपर कोई इंसेक्ट का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? एंटायर क्रॉप लैंड गेट्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि फॉरेस्ट में पर्टिकुलर इंसेक्ट आ चुका है एंड दैट इंसेक्ट हैज वाइप्ड आउट एंटायर ग्रीन बायोमास ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, राइट। हम क्यों ऐसा नहीं देखते? क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर पर्टिकुलर इंसेक्ट अफेक्ट भी करता है पर्टिकुलर स्पेसीज को, तो पर्टिकुलर वो स्पेसीज ही एक्सटिंक्ट होगी या उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, लेकिन अदर स्पेसीज रहेंगे। पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पेसीज विल पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पेसीज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पेसीज विल ऑलवेज देयर। तो फूड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम फॉरेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट इज मोर स्टेबल। उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी बोलते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में या आने वाले कुछ क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, सीरियल कम्युनिटी क्या होती है, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। तो उस टॉपिक में हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिस्कस करें। अभी बस जान लीजिए फॉरेस्ट स्टेबल है क्योंकि इट इज़ अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इट इज़ अ स्टेबल बिकॉज इट हैज़ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। So population dwindling of one particular species doesn't affect the species composition of this forest because of huge biodiversity, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर हम मोनो, जिसकी वजह से बोला जाता है ना कि हम जो एग्रीकल्चर जो इंडिया में होती है मोनोकल्चर होता है, पूरे लैंड पे कॉटन का ग्रो किया जाएगा, नहीं तो व्हीट का ग्रो किया जाएगा, नहीं तो फिर राइस का कल्टीवेट किया जाएगा। तो इसकी वजह से दे आर वल्नरेबल टू द डिसीजेस, राइट। तो एंटायर क्रॉप लैंड कैन बी वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज। इसकी वजह से बोला जाता है कि फार्मर शुड गो फॉर द ग्रोइंग बायोडाइवर्सिटी क्रॉप्स और मिक्स्ड क्रॉप्स, so that even if one particular species gets affected by the insects or pest, it won't affect other available crop in that particular field, right। तो ये कॉम्प्लेक्स, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड की जाती है, बायोडाइवर्सिटी की डिमांड की जाती है। बायोडाइवर्सिटी को हम डिटेल में आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे उसमें कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, जो इंडिया ने लॉ बनाया था थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, ये हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल लेवल एंड, जैसे मैंने बताया, जैसे हमने डिस्कस किया कि फूड चेन फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग स्पेसीज का कॉम्पोजिशन रहेगा, अलग अलग स्पेसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको हम स्टडी नहीं कर पाते। तो ट्रॉपिक लेवल में हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक हम देखेंगे, हम ऐसे स्पेसीज जो जिनका कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सारे स्पेसीज को हम क्या करेंगे, एक लेवल पे रखेंगे। मतलब ग्रास को प्लांट्स, लाइक ग्रास, प्लांट, श्रब्स,
हर्ब्स, राइट। ये सारे को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर डिपेंडेंट ऑन द सन। ठीक है, सन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। इसको इसलिए हमने उनको क्या एक ही कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1। अभी ये ट्रॉपिक लेवल 2 है। इस ये सारे स्पीशीज को हम इस टॉपिक लेवल पे रखेंगे जो ग्रेज करते हैं इस प्रोड्यूसर्स को। जैसे इसमें हम इसको हम रैबिट रख सकते हैं, यहाँ यहाँ हम रैट रखेंगे, यहाँ ग्रॉस हॉपर हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम इंसेक्ट्स रखेंगे अदर। इसको हम एक ही कैटेगरी में रखा क्योंकि ये सारे स्पीशीज ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड एंड एनर्जी। ये इसको ट्रॉपिक लेवल 3 बोलेंगे। यहाँ हम ऐसे सारे स्पीशीज के रखेंगे जो ट्रॉपिक लेवल 2 के ऊपर डिपेंड है फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें स्नेक्स आ सकता है, इसमें लॉयन आएगा। ठीक है, इसमें हम टाइगर डाल सकते हैं, इसमें हम चीता डाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है। और ट्रॉपिक लेवल 4 पे हम ऐसे सारे स्पीशीज डालेंगे जो ये कार्निवोर के डिपेंड है, कार्निवोर के ऊपर डिपेंड है फॉर द, जैसे ईगल हो गया, हॉक हो गया, ठीक है, या पिकॉक हो गया। ये तीनों डिपेंडेंट है स्नेक के ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल है। मतलब ट्रॉफिक मतलब फूड, राइट। तो फूड के एक ही सोर्स, जिनका एक ही सोर्स है फूड का, ऐसे स्पीशीज को हम एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक ले। तो ट्रॉपिकल लेवल 1 में प्रोड्यूसर्स आएंगे, ट्रॉपिकल लेवल 2 में हर्बीवोर्स आएंगे, ट्रॉपिकल लेवल 3 में कंज्यूमर्स प्राइमरी कार्निवोर्स आएंगे, ट्रॉपिक लेवल 4 में सेकेंडरी कार्निवोर्स आएंगे। तो ये जो लेवल्स है which are decided on the basis of the source of energy, तो ऐसे levels which are decided on the basis of source of energy is called trophic level। ठीक है, और ऐसे लेवल को हम ग्राफिकली पिरामिड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसको इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिस इज अ पिरामिड which is drawn on the basis of relationship existing between relationship existing between existing between producers, herbivores and carnivores। ठीक है, तो ये जो 3 थिंग्स है, इनका जो भी इंटरडिपेंडेंस है फॉर द पर्पज ऑफ फूड, फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी, फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इनके अंदर, ठीक है, इनको जब हम जिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे। इसमें 3 टाइप्स होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास एंड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे तो ये जो प्रोड्यूसर्स है इनकी अगर हम इनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसको इस लेवल पे रखें, दिस इज 1। लेकिन हर्बीवोर्स जो रहेंगे जैसे डीर, रैबिट एंड रैट, इनके अगर हम काउंट करेंगे तो उनका नंबर कम रहेगा कंपेयर विद प्रोड्यूसर्स, तो इसको कंज्यूमर 1 बोलेंगे। स्नेक, इसकी भी संख्या काफ़ी कम रहेगी, कंज्यूमर 2 बोलेंगे। और ईगल, इनकी भी संख्या कम रहेगी। ठीक है, तो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1, C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C2 देन C2। ये हम ग्रेजिंग फूड चेन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ग्रासलैंड इकोसिस्टम के रिगार्डिंग ये हमने पिरामिड निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ठीक है, ये कंज्यूमर 3 है। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है। तो ये अपराइट पिरामिड है। तो इसका इन्वर्टेड पिरामिड भी होगा। अगर हम ट्री की बात करेंगे तो इसमें पिरामिड क्या हो सकता है, ऐसे इन्वर्टेड आ सकता है, क्योंकि यहाँ एक ही ट्री है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बर्ड्स डिपेंडेड ऑन द ट्रीज आर मेनी, राइट।
number of big birds dependent are also many, right? Then parasites are also very much, they are very much in a high number, right? तो ये inverted pyramid हो रहा है, तो there are limitations of the ecological pyramid of number also. तो हम नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज देयर लिमिटेशन एज वेल एज देयर बेनिफिट्स. Then we will also discuss about ecological pyramid of biomass. Then after discussing limitation and advantages of biomass, we will study ecological pyramid of energy, right? तो नेक्स्ट क्लास का हमारा एजेंडा रहेगा टू डिस्कस various pyramids created because of interdependent relationship between biotic and abiotic community, जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे. आई होप द सेशन वाज वेरी प्रोडक्टिव फॉर योर पीपल. आपका अगर कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होंगे तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सो दैट वी कैन डिस्कस योर क्वेरीज एज वेल एज दिस इकोलॉजिकल पिरामिड टॉपिक इन दी नेक्स्ट क्लास.